Hello, everyone. A very, very happy Independence Day to each one of you. Welcome to Super Kalam. I am your teacher, Arpita Sharma, and today we are going to understand some key events in modern Indian history which shaped our independence today. आज जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, काइट्स फ्लाई कर रहे हैं, एक फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट है हम सबके अंदर दैट वी आर अ फ्री नेशन, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। ये सभी जो इवेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सभी इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने शेप किया है हमारे इंडिपेंडेंस को, जिन्होंने मोल्ड किया है हमारे इंडिपेंडेंस को। One by one, we'll be revising these key important events so that you guys can understand not just from the exam point of view but also from a journal point of view कि क्या क्या past में हो चुका है and how the different events in our past, in our history, actually made us what we are today. कहाँ से क्या इंस्पिरेशन लिया है, कहाँ से क्या हमने एज हमारे नेशनल लीडर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे सो दैट टुडे वी कैन सेलिब्रेट दिस डे। लेट अस स्टार्ट। इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जब भी हम पढ़ते हैं इस डे के बारे में तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दिन। एंड इस दिन को पढ़ने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि दिस इज दीज इवेंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम द perspective ऑफ प्रीलिम्स बट ऑल्सो फ्रॉम द perspective ऑफ मेंस। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले 1927 का की इवेंट है। इन 1927 वी कैन सी साइमन कमीशन। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड साइमन कमीशन इन टोटैलिटी, ताकि एक एक इवेंट समझने के बाद आपको समझ आए कि इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं आने वाले अगले इवेंट से, दैट इज द 1928 इवेंट। बिकॉज वी नो इन 1928 द कमीशन अराइव्ड in British India. Why did it arrive in British India? Because it had to study the constitutional reform in Britain's largest and most important possession, which was India. तो ये साइमन कमीशन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, जिसको साइमन कमीशन भी कहा गया बिकॉज इसके चेयरमैन जो थे वो थे सर जॉन साइमन। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। Later, it was Viscount Simon. Now, why it was boycotted? Why people in India were not happy because of this commission? The reason was very simple, because there was no Indian member in this commission, and they were coming here to study and to understand India's constitutional reform. भाई एक भी इंडियन नहीं है और आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे हो, दैट इज नॉट फेयर. That is why it was strongly opposed by national leaders and freedom fighters. And the question is why Simon Commission came to India, why it was sent to India to expand the participation of Indians in the government affairs. But again, no Indian member over here. आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया था, जिसके अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ब्रिटिश इंडिया में। दैट वाज आल्सो अपोज्ड बाय इंडियन नेशनल लीडर्स, बिकॉज उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की जरूरत है, बट बिफोर बिफोर द रिफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस वी नीड टू रिव्यू ऑल्सो। जब आप रिव्यू ही नहीं करोगे तो रिफॉर्मेशन कैसे लाओगे? बिकॉज विद रिव्यू यू कैन गेट द करेक्ट फीडबैक कि व्हाट चेंजेस आर नेसेसरी, राइट? And this act also envisaged a system of review of reforms after 10 years to study and to analyze the constitutional progress. And that is why this commission was sent to India. इंडिया में जो हम जो भारतीय थे ना, हम वैसे ही इंसल्टेड फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंटरफेरेंस। एंड जब ये कमीशन बनाया गया, वी ऑल द मोर फेल्ट इंसल्टेड एंड इन्फ्यूरिएटेड बिकॉज इट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। मैनी प्रोटेस्ट वर कैरिड आउट, इंडिविजुअली भी, ग्रुप वाइज भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। एंड मद्रास की मीटिंग में 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने कहा था इस कमीशन को तो कंप्लीटली बॉयकॉट करना ही करना है, वी कैन नॉट सपोर्ट दिस कमीशन एट एनी कॉस्ट। एंड इवन द मुस्लिम लीग मेंबर्स ऑल्सो ट्राइड टू बॉयकॉट दिस कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा गो बैक साइमन एंड साइमन वापस जाओ, ये नारे काफ़ी लगे थे व्हेन दिस कमीशन अराइव्ड एट इन इंडिया। देन 1928 में आ जाता है हमारा नेहरू रिपोर्ट। नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट की रिफॉर्मेशन पीरियड। ठीक है, 1928 का नेहरू रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज अ मेमोरेंडम बाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस विच टुक प्लेस इन ब्रिटिश इंडिया। बेसिकली हम यहाँ पर चाहते थे डोमिनियन स्टेटस। वी वर नॉट हेयर टॉकिंग अबाउट फुल फ्रीडम, बट एटलीस्ट हम अपने रूल्स रेगुलेशंस तो खुद बना सकें।
ठीक है. वी वांटेड अ फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट. प्लीज राइट इट डाउन, दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस पर्टिकुलर नेहरू रिपोर्ट ऑल्सो प्रपोज्ड joint electorates with reservation of seats for minorities in the legislature. जॉइंट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की गई. जॉइंट इलेक्टोरेट्स में कहा गया कि भाई हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उसमें माइनॉरिटीज के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया जाए. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द पीरियड ऑफ 1929. अब 1929 का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अरविंद डेक्लरेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट बाय द वे. October 31st 1929 was a very important development towards India. Basically इसमें लेबर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, एंड वी वांटेड basically to we were to adopt a sympathetic stand टुवर्ड्स इंडियन एस्पिरेशंस. तो इन अरविंद के डेक्लेरेशन क्या थे इसके अंदर? इट वॉज रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश एम्पायर. ओके, तो यहाँ पर ना वोकली लीडर्स ने डिमांड करना शुरू किया. लॉर्ड अरविंद मेड एन ओपन डेक्लेरेशन दैट ब्रिटेन वुड बी कमिटेड टू गिविंग द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया. तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस रेज किया गया. यहाँ डिक्लेरेशन हुआ कि ठीक है, हमें देना चाहिए डोमिनियन स्टेटस. बट देन हमारे पास यहाँ पर लाहौर सेशन भी होता है. नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है. व्हाट एग्जैक्टली इज लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? 1929 में होता है. एंड हु इज द प्रेसिडेंट? प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट याद रखना जरूरी है. कैलकाटा सेशन, मद्रास सेशन, लाहौर सेशन, इन सभी सेशंस के अंदर ना आपको चेयरमैन कौन है वो याद रखना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू इन 1929. दिस सेशन डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल. कांग्रेस ने बोला कि हमारा जो कंप्लीट गोल जो है ना वो है पूर्ण स्वराज. अब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चलेगा, अब तो हमको पूरी फ्रीडम चाहिए. वी नीड फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. At midnight of 31st December 1929, there was a tricolor flag also which was unfurled on the bank of river Ravi. वंदे मातरम के स्लोगन्स भी लगे थे, है ना. एंड देन कम्स 1930 का डांडी मार्च, जो कि बहुत ही फेमस है, आप सब जानते हो. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एवरीबडी स्टार्टेड शोइंग देयर डिसोबीडियंस टुवर्ड्स गवर्नमेंट. अपनी डिग्रीज तक जला दी थी लोगों ने. देन वी हैव 1931 द गांधी अरविंद पैक्ट. अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि गांधी अरविंद पैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है. गांधी अरविंद पैक्ट 1931 इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्च 5th अगर हम देखें वॉज द पीरियड 1931 वेयर दिस अग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी, हु वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, एंड लॉर्ड अरविंद, हु वॉज द वाइस रॉय. ठीक है, ये वाइस रॉय थे लॉर्ड अरविंद 1926 से 1931 के बीच में. यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म होता है, सत्याग्रह खत्म होता है. ओके, आफ्टर साइनिंग ऑफ दिस पैक्ट. नाउ क्या हुआ था इन दिस पैक्ट? इट वाज अग्रीड कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पीपी, दैट मीन्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स, दे विल बी इमीडिएटली रिलीज्ड. उनको रिलीज कर दिया जाएगा. दे विल नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस. कोई भी फाइन्स हैं जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुई है उनको रेमिट कर दिया जाता है, उनके रेमिशन हो जाएगा. अगर थर्ड, आपने जिन जिन लोगों की गवर्नमेंट ने जमीनें जब्त करी हैं, द लैंड्स विच हैव बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, दे, इफ दे आर नॉट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, देन दे विल बी रिटर्न बैक टू देम. देन गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने रिजाइन किया है उनके साथ ट्रीटमेंट थोड़ा सा लीनियंट, थोड़ा इजी किया जाएगा. इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस विड्रॉ कर ली जाएंगी. एंड पीपल विल बी हैविंग द राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट. नॉन अग्रेसिव मैनर में अगर प्रोटेस्ट करना है कर सकते हो. ठीक है. बट वाइस रॉय ने, लॉर्ड अरविंद ने ना, दो डिमांड्स थी गांधी जी की जो रिजेक्ट कर दी. फर्स्ट डिमांड वॉज मेकिंग अ पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस मैटर्स एंड कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह फ्रॉम ऑफ हिज डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस. तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनके जो डेथ सेंटेंस उन पे लगाए उसको कम्यूट करके लाइफ सेंटेंस कर दो, डेथ हटा दो, डेथ पेनल्टी हटा दो. बट इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया लॉर्ड अरविंद के द्वारा. ठीक है. देन हमारे पास आता है कम्युनल पैक्ट, पूना पैक्ट. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनल पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड ऑल्सो. ये जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था ना पूना पैक्ट में, basically it was a response to communal award which was announced by British Prime Minister Ramsay MacDonald in 1932. If I remember it was August 1932. अब इसमें मेंस में पेपर 1 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. they can ask you question on what is the significance or importance of Pune Pact.
what was the demand for political representation of depressed classes. ठीक है, तो बेसिकली देवर डिफरेंट ओपिनियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस को डिवाइड कर दिया जा रहा है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट मिल रहा था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राजा मुंजी पैक्ट था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है, प्लीज राइट इट डाउन. इट वॉज नोन एज राजा मुंजे पैक्ट. ठीक है, दिस पैक्ट वॉज ऑफ 1932. इट वॉज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन जॉइंट इलेक्टोरेट्स. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही सेट कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. दे अग्रीड ऑन द आइडिया ऑफ सीट रिजर्वेशन, बट जो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऑल्सो सेड टू द साइमन कमीशन, ही फोकस्ड ऑन द ऑप्रेस्ड क्लासेस. उन्होंने कहा कि ऑप्रेस्ड क्लासेस को ना थोड़ा डिफरेंट वे में ट्रीट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी को थोड़ा डिफरेंट वे में ट्रीट करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस. देन देयर वर डिफरेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज विच वर ऑल्सो कंडक्टेड. बट यहाँ पर हम देखेंगे पूना पैक्ट के बाद ना डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो काफी क्लियर हो गई थी. Everybody could see that they are following the divide and rule policy. Okay, now coming towards 1935 Government of India Act. अब देखो Government of India Act 1935, please mark it with a star because it is UPSC's favorite. प्रीलिम्स के अंदर हर साल इस पर्टिकुलर एक्ट से क्वेश्चन बनता बनता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर हर साल प्रीलिम्स में आप देखोगे, लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन. ठीक है, इस साल भी क्वेश्चन था. तो ये जो एक्ट्स हैं जो रिपीटेडली न्यूज में रहते आपके पेपर्स में रहते हैं, PYQs में रहते हैं, उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है. नाउ इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन. इट वाज इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. और इसका एम क्या था? To further the provisions for governance of India, particularly in those territories which are directly under British control. That was the main agenda of Government of India Act 1935. अगर आप यहाँ देखोगे, it divided the powers between center and units in terms of 3 list. तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट बना दी गई थी. FPC करके याद कर सकते हो. पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था एंड रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द वाइस रॉय. वाइस रॉय को दे दिया गया रेजिडरी पावर. सो दैट वाज द एजेंडा, पावर्स को डिवाइड करना, डायरकी को अबॉलिश करना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना. आपको पता है 6 प्रोविंसेस में बाइकेमरलिज्म को स्टैब्लिश किया गया. तो बाइकेमरलिज्म 6 प्रोविंसेस कौन से थे ऐसे? इट वॉज बंगाल, it was Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces. These were the 6 provinces where bicameralism was announced. And then we have 1937, जहां पर आप देखोगे कुछ कुछ प्रोविंसेस में, बिकॉज सी बाइकेमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो कुछ कुछ गवर्नमेंट भी फॉर्म होना शुरू होगी प्रोविंसेस में. सो डिफरेंट प्रोविंसेस में, फ्यू प्रोविंसेस में आप देखोगे गवर्नमेंट वर ऑल्सो गेटिंग स्टैब्लिश्ड. आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, RBI को स्टैब्लिश किया गया, फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया. ऑल दीज मेजर अचीवमेंट्स वर डन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 itself. तो these were the key moments. अब देखो, when I say key moments, you have to understand one thing. We are talking about reservation. We are talking about establishment of RBI and other authorities. We are talking about the concept of separate electorates जो कि depressed classes, women और labor को दिया जा रहा था. These are the key events which have shaped our independence, which have shaped India as a nation. अगर आप देखो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे यहाँ पर, बट फ्रॉम डोमिनियन स्टेटस आफ्टर 1 year वी स्विच्ड टू पूर्ण स्वराज. That means our thought process also changed. Now we no longer wanted to be under any control of the British government. हमको अब पूरी तरीके से अपना फ्रीडम चाहिए था. यहीं से पूरी इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है. So this is how our mentality changed. This is how our thoughts changed over the period of time, and finally we started fighting completely for पूर्ण इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज. ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं. ये इवेंट्स आर रेपिटेटिवली दे आर आस्क्ड, बार बार पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर PYQs में. तो इन इवेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन रिवाइज देम बिकॉज दीज आर ऑन UPSC's माइंड अ लॉट ऑफ टाइम्स. मैंने एक मैप भी आप लोगों के लिए तैयार किया है कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन क्या क्या डिफरेंट इवेंट्स एंड मूवमेंट्स हुए थे. आई विल बी शेयरिंग दिस मैप ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. अलग अलग जगह चौकीदारी टैक्स, देन सॉल्ट मार्च,
नो टैक्स मूवमेंट, देन साउथ इंडिया में आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, पॉलिटिक्स बैन हो गई थी नॉर्थ ईस्ट में. सो दीज डिफरेंट इवेंट्स ऑल्सो शेप्ड how we view politics or how we view the right to protest. I'll be sharing this map with all of you on Telegram. इन इवेंट्स को रिवाइज आज जरूर करना है. इसके साथ साथ एक छोटा सा टेस्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस टेस्ट को भी जरूर देना है, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस वॉट यू हैव लर्नड theoretically. This was all for today, everyone. I hope you enjoyed this short yet very interesting and informative class. प्रैक्टिस करते रहना, आपकी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन.